खबर जोधपुर से, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज जोधपुर पहुंचे। पावटा चौराहा पर कलेक्ट्रेट के सामने चल रहे धरने पर हनुमान बेनीवाल का पहुंचने का कार्यक्रम था, तो वहां बैठे लोगों ने हनुमान बेनीवाल के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। सड़क पर एक के बाद एक साथ जेसीबी आ खड़ी थी और उनके बकेट में फूल भर दिए। फिर क्या था, जैसे हनुमान बेनीवाल गाड़ी में खड़े हुए तो बड़ी संख्या में वहां मौजूद लोगों ने नारेबाजी करते हुए फूल बरसा शुरू कर दी। फूल बरसात के साथ हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ते रहे और एक एक कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। वहीं राह चलते लोगों ने जब इस तरीके से एक नेता का स्वागत होता देखा तो वह भी रुक कर देखने लगे कि किस तरीके से फूलों की बारिश हो रही थी। आज तक आपने हेलीकॉप्टरों से फूल की बारिश, ड्रोन से फूल की बारिश देखी होगी, लेकिन इस तरीके से फूलों की बारिश होना एक बड़ी बात थी। दरअसल जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर लंबे समय से एक धरना चल रहा है। धरना बद्री यूनियन और कमेटी से जुड़े मजदूरों की यूनियन का है। बस यही होने और रॉयल्टी ठेकेदार पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए यह ठेका पिछले लंबे समय से चल रहा है। 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हम दिल्ली की तरफ, हम किसान के बेटे हैं, रुकने झुकने वाले नहीं है। जब देश के पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे न्याय की मांग करके धरना दे रही थी, जब उन पर लाठीचार्ज किया, एक ही सांसद था देश का जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए नए भवन में भी नहीं गया और थाने तक जाके उनको छुड़ा के लाया। धरना स्थल पर पहला सांसद गया, वो नागौर का सांसद था। मुझे आपकी पीड़ा समझ में आती है, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं भी चाहता इन बड़े नेताओं की तरह बड़ी गाड़ियां लेके और फॉरेन चला जाता, पैसा मैं भी कमा लेता 20 साल के अंदर। मेरे पिताजी 77 में विधायक थे, 8-7 बार विधायक MP हमारे घर में हो गए, लेकिन हम आम आदमी की तरह जीते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, इसलिए न कोई ED से डरते हैं मोदी की, और न CID CB से डरते हैं, और न गहलोत की ACB से डरते हैं। इसलिए सीना ठोक के लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप सब लोग आज तो धोरीमना बाड़मेर के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप देखिए, मैं जिस जिले में जाता हूँ मेरे पास फोन आता है, साहब थोड़ा ध्यान रखिए अपना पार्टनरशिप में चले बेड़ा। वो कितनी बड़ी बेटी बनाते हैं। अभी बाड़मेर जा रहा हूँ, कह रहे 25% में अपने लोग भी है जो धंधा कर रहे, क्या करोगे इनका? वो अपने नहीं होते, अपने लोग जनता के रखवाले MP और MLA अगर ठेकेदारों के साथ मिल जाते हैं, वो कौम के और किसान के नहीं होते, फिर वो ठेकेदारों के होते हैं, वो माफिया हो जाते हैं। ले भाइयों, इन लोगों से सावधान हमें रहना है। जो आपकी सेवा करे उनका ही ध्यान रखना है, और जो आपको धोखा दे के भागे, जो पैसा कमाने का काम करे, वक्त आने पे पीठ दिखा के भाग जाए, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है। ये जो राजस्थान के वीरों का इतिहास है, इतिहास सिर्फ उन्हीं वीरों का जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन फर्जी लोगों का कोई नाम नहीं लेता। जिन्होंने समझौते किए थे, चाहे मुगलों से समझौते किए, चाहे दूसरे लोगों से समझौते किए, इनका इतिहास में कहीं नाम भी नहीं है। हनुमान बेनीवाल आपसे अपील करता है, आप सब मिलके इस बजरी के इस ठेके को निरस्त कराने के लिए, NGT की गाइडलाइन चेंज कराने के लिए, और आम आदमी गरीब आदमी को राहत दिलाने के लिए, टोल मुक्त राजस्थान के लिए, एक जोधपुर से बजरी का एक ट्रक जोधपुर से जाता है और 4 महानगरों से घूम के जब वापिस जोधपुर आता है तो 25,000 रुपए का टोल उसको देना पड़ता है। कौन रखवाली करेगा आपकी, बताओ? हर जगह DTO का इंस्पेक्टर खड़ा है, कहीं पुलिस खड़ी है, तो कहीं लठेत खड़े, मारपीट करते हैं ड्राइवरों के साथ। किस तरह की घटनाएं हो रही है, बजरी माफिया किस तरह हावी है, बजरी माफिया किस तरह हत्याएं कर रहा है, लूट कर रहा है, टोल नाकों पे गुंडे बदमाश बैठे। कौन रखवाली करेगा आम आदमी की, गरीब आदमी की? बताओ मुझे। हनुमान बेनीवाल जैसे बहुत कम लड़ाके इस राजस्थान को मिले ही नहीं। पहले तो पहला व्यक्ति मिला है, उसे मजबूती दो, ताकत दो, और ताकत और मजबूती आती है लोकतंत्र के अंदर। एक तो जन आंदोलन से, वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इस बार जब 23 में वोट की चोट से आप RLP को जिता के अगर जोधपुर जिले से भारी वोटों पर चल रहा है, दूसरी तरफ जोधपुर के अंदर जिस तरह हमारे यूनियन, हमारे भाई किसान मजदूर का मेरा वर्ग एक संदेश दे रहा है टाल करके कि NGT ने जिस तरह ट्रक का 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और ट्रैक्टर का 1.5 से 2 लाख रुपए कर दिया, जो 25,000 रुपए पहले पेनल्टी होती थी। ठेकेदार की, बजरी ठेकेदार की जेब में गहलोत की सरकार है, और बजरी ठेकेदार वसुंधरा की सरकार चलाता था। और आज ये सबसे बड़ा घोटाला अगर इतिहास के अंदर हुआ है, वो इतिहास में बजरी का घोटाला है।
जिसकी जांच ईडी से करवाने के लिए हल्ला बोल कार्यक्रमों के बाद हम ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे जयपुर के अंदर। ईडी से इसकी जांच कराएंगे और ईडी से जब जांच कराएंगे तो कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जेल के अंदर जाएंगे। इसका मुझे भाइयों, रेत और बजरी जो सबसे सस्ती हुआ करती थी हमारे खेत के अंदर, मगर रेत का ट्रैक्टर लेके आते हैं। कोई प्रधानमंत्री आवास योजना घर बना रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का, या कोई छोटा सा मजदूर आदमी अपने 10 पट्टी का कमरा बना रहा है और उसकी अगर बजरी या रेत की टोली पकड़ी तो उसमें कितना बड़ा जुर्माना लगता है। जो 4,000 का ट्रक आता था वो 40,000 का ट्रक, 4,000 का ट्रक 40,000 का है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बजरी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि आधी बीजेपी इस बजरी के अंदर पार्टी बन के काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी के आपको कांग्रेस पार्टी के आधे से ज्यादा नेता नौजवानों जातीय जेर बोलने का काम आरएलपी और हनुमान बेनीवाल नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस के तथाकथित नेता है, जिनकी 5-7 दिन बाद मैं आपको सारी पोल भी खोलूंगा कि कौन कौन बजरी के पार्टनर है और कौन कौन इन बच्चों जैसी अपनी भाषा का प्रयोग करवा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान बेनीवाल तो बढ़ रहा, आगे रुक नहीं रहा किसी से। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का जोधपुर दौरा, सर्किट हाउस में पत्रकारों से हो रहे मुखातिब। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल 48 करोड़ को जनधन से जोड़े। भारत में निर्धन वर्ग की महिलाओं को मिला संपत्ति में अधिकार। जन जन तक विकास के उजाले को पहुंचाया। राजस्थान में सौर ऊर्जा में अभूतपूर्व काम किया। 8 साल पहले ही टारगेट अचीव किया। सोलर एनर्जी में हम विश्व में 1 नंबर पर हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के मंत्रालय का महत्व को बताया। राजस्थान में पानी के महत्व को बताया। 111 जलमार्ग से हो रहा है परिवहन। आगामी चुनावों में जनता से अनुरोध किया। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। अशोक गहलोत खुद कांग्रेस के बागी हो गए। स्पीकर, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री खुद कांग्रेस के बागी। आपसी द्वंद्व कथनी व करनी में अंतर है। कांग्रेस अपनी ही पार्टी के सदस्यों के खिलाफ राजस्थान की जनता को समझाना चाहिए। कबीर के दोहे से समझाया। राजस्थान की स्थिति को 2 पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का लव जिहाद का बड़ा बयान। राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियां लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे मामलों को राजनीतिक संरक्षण पर मिल रहा है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए मिल रहा है समर्थन। लव जिहाद या रोमियो जिहाद संघ या बीजेपी का शब्द नहीं है। सबसे पहले केरल में देखने सुनने में आया था। सजहा वर्सेस केरल स्टेट मामले का दिया उदाहरण। कहा कि योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है टारगेट। यह सामान्य प्यार मोहब्बत नहीं है। त्रिवेदी, ऐसे मामलों में राजनेताओं की क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है उजागर। साधारण माध्यम और अपर क्लास हिंदू लड़कियों को किया जाता है टारगेट। कांग्रेस के दौरे मापदंड भी है, इसके लिए जिम्मेदार। केरल में कुछ और बयान और राजस्थान में कुछ और बयान। भिन्न भिन्न आयामों में अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और युगांतकारी परिवर्तन देखें। चाहे 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट से जोड़ना हो, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। 11 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाना हो। 4 करोड़ लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े, जिसमें उल्लेखनीय बात यह है कि उसमें 3/4 को ओनर यानी मालिकाना हक महिलाओं को मिला है, 3 करोड़। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में निर्धन वर्ग की 3 करोड़ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार 2014 से पहले कभी नहीं रहा होगा। फिर चाहे आयुष्मान योजना हो, जिसके के द्वारा 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिली। 5 करोड़ लोग उसमें इसका लाभ भी ले चुके हैं।
यद्यपि राजस्थान सरकार ने उसमें अभी तक सकारात्मक ढंग से उसको लागू नहीं किया। तो जन जन तक विकास के प्रभाव को पहुंचाने का कार्य, जिसे हम लोग कभी पहले कहते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो मोदी जी ने उन करोड़ों घरों तक भारत की स्वतंत्रता और विकास के उस उजाले को पहुंचाया। दूसरी बात, फिर भारत को विकास के एक नए स्वरूप की तरफ ले जाने का कार्य, आज आप सभी को यदि ज्ञात हो तो आप सब मोबाइल हैंडसेट यूज कर रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले हम दुनिया के दूसरे बड़े उपभोक्ता थे, क्योंकि जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पे थे, अब प्रथम नंबर पे हैं। परंतु हमारे यहाँ केवल 2 फैक्ट्री बनती थी, आज 240 से अधिक फैक्ट्रियां हैं जो मोबाइल हैंडसेट बनाती हैं। हम मोबाइल में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक भी हो गए हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। 7.5 करोड़ घर ऐसे हो गए जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है। 70 से अधिक एयरपोर्ट ऐड हुए हैं, यानी विगत 67 वर्षों में जितने एयरपोर्ट थे उतने एयरपोर्ट अब बन के तैयार हुए हैं। 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा है और कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभूतपूर्व हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात के वो क्षेत्र जहां पर कि जल की थोड़ी कमी और सूर्य की अधिकता होती है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व छलांग लगाई है। आपको शायद जानकर ये आश्चर्य हो कि भारत में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टारगेट से पहले प्रूव हो जाएं। हमारा टारगेट था कि 2030 तक 40% भारत की जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। वो टारगेट 2022 में 8 साल पहले अचीव हो गया और अब 2030 के लिए 50% का टारगेट रख दिया गया है। ये जो हार है और जहां कांग्रेस हारी, उसमें क्या अंतर है? हम हिमाचल हारे 0.9% मतों के अंतर से। पूरी स्टेट में 37,000 वोट का अंतर था। यानी यहां तो अक्सर एक विधानसभा 37,000 वोट के अंतर से हारते हैं। हम कर्नाटक हारे और 36% वोट पे हैं। हारने के बावजूद हम 75 साल के अपने सबसे अधिक मत प्रतिशत को बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस को जेडीएस का 5% वोट ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो जीते। पर जहां वो हारे हैं वहां क्या है? गुजरात हारे, आधा % पे आ गया, हाफ हो गया परसेंटेज ऑफ वोट। 32 सीटें ऐसी थी जो आजादी के बाद से कभी नहीं हारे, उसमें 17 हार गए। उत्तर प्रदेश वो हारे, सारी सीटों पे जमानत जब्त, ऑलमोस्ट सारी सीटों पे जमानत जब्त। तो आज एक विधायक एक सांसद, मतलब वो राज्य जो कहा जाता था गांधी नेहरू परिवार का गढ़ है, वहां आज उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और आप देखिए दिल्ली 2 बार 0-0, यानी लोकसभा में भी 0, विधानसभा। तो हम जो हारे हैं वेस्ट बंगाल से ये वो हार है जो राजनीति में होती रहती है। और वो जो हार है वो जनता के द्वारा दिया गया दंड और वो बर्बादी है। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जो सरकारें यहाँ प्रयास कर रही हैं, इन्होंने जो कहा था क्या पूरा किया है कभी? पिछले चुनाव में याद करिए, किसानों के ऋण माफ करने के लिए क्या शब्द था? जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव एक साथ हो रहे थे, बोला छत्तीसगढ़ में था, मगर टोन क्या थी राहुल गांधी जी की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 दिन में सारा का सारा कर्जा माफ करवा दूंगा, नहीं तो सीएम बदलवा दूंगा। अब कर्जा तो माफ हुआ नहीं और सीएम के लिए लड़ाई खूब चल रही है। याद करिए, राजस्थान में 5,000 रुपए कहा था उन्होंने कि सब बेरोजगारों को देंगे। आने के बाद क्या हुआ? ऐसी ऐसी शर्तें लगानी शुरू कर दी कि 90% लोग तो उससे बाहर ही हो गए। इसलिए जो भी वो कार्य करते हैं उसके पीछे कभी ईमानदारी नहीं होती है। हम जो कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी से और अंतिम निष्कर्ष तक। कांग्रेस गहलोत ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में भाजपा का एजेंडा नहीं चलेगा और हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलने के साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। देखिए, बहुत दुख की बात है कि ये वो सरकार है जिसने पीएफआई को अपना जुलूस निकालने की परमिशन दी थी। अब तो पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन हो गया, क्योंकि ये कहते थे कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है। दुख की बात है, ये वो सरकार है जहां सर तन से जुदा का नारा लगाया नहीं गया, कर भी दिया गया। और राजस्थान में कभी सांप्रदायिक तनाव का इतिहास नहीं रहता था। इसी सरकार के समय में इनकी तुष्टीकरण की नीतियों के चलते हुए ये हुआ। और जहां तक एजेंडा की बात है, तो हिंदू या हिंदुत्व हमारे लिए एजेंडा नहीं है, वो भारत की अस्मिता और पहचान का प्रतीक है। इनके लिए एजेंडा है, इसीलिए मौके के अनुसार ये अपना एजेंडा बदलते रहते हैं।
चुनाव के समय इनका विचार कुछ और हो जाता है और चुनाव के बाद विचार कुछ और हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक अस्मिता और भारत की पहचान का मोदी तुमसे भेड़नी वसुंधरा तेरी खेड़नी, इसके साथ ही वसुंधरा ही राज्य की राजस्थान है। एक तरफ का चेहरा है कि वसुंधरा राज्य की मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। एक लोग कहते हैं कि अब नया मुख्यमंत्री आना चाहिए, जिसमें ओम बिरला। अब तो पूरा राजस्थान कह रहा है कि गहलोत तेरी खैर। सर गुजरात में आपके साथ आ रहे हैं, फिनटेक सेंटर लेकर आ रहे हैं गुजरात में, गूगल के साथ बताएं क्या कंडीशन है कि क्या वैश्विक जो बड़ा है उसको लेकर क्या करना। देखिए, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत के प्रति किस प्रकार का विश्वास विदेशी निवेशकों का बढ़ रहा है। गूगल दुनिया की अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और उसका इस प्रकार का भारत में इन्वेस्टमेंट। इतना ही नहीं, आप याद करिए कि बोइंग अपना यहाँ पर सेटअप बनाने जा रही है जिसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी कार्य होगा। इससे पूर्व भी याद करिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला था, तो अटल जी के ज़माने में यहीं पर खोला था। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद भारत के प्रति विश्व का विश्वास कैसे बढ़ता है। और मैं एक और बात याद दिला दूँ, बहुत कांग्रेस वाले बहुत बोलने लगते हैं ना, 45 साल की सबसे बुरी स्थिति, 50 साल की सबसे बड़ी बुरी स्थिति। उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस 50 साल में 1991 भी तो आता है। जहां तक हमारा संकल्प है, हम पूरी तरीके से गोरक्षा के पक्ष में हैं। और ये जो दूसरे लोग हैं, ये तो वो हैं जो गोरक्षक संतों में गोली चलवाए थे। तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अगर न याद हो तो अब पुराने लोग, नए लोग भूल गए होंगे। तो निर्यात नीचे आना चाहिए था सर निर्यात बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 से ये है कि राजस्थान पहला प्रदेश है जहां गौ सेवा का जो आयोग बनाया गया वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। देखिए, गो सेवा आयोग आप कह रहे हैं पहली बार बनाया गया, मान्यवर ये अनेक राज्यों में बन चुका है। उत्तर प्रदेश में 1997 में बन गया था गो सेवा आयोग। तो मैं ही कह रहा हूँ ना, अनेक राज्यों में गो सेवा बन चुका है। और सुनिए, गाय की भक्ति, चाहे भगवान की भक्ति, जो दिखाते हैं पंचतंत्र की कहानी देश की जनता ने देखी है। असली भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर यह देश की जनता जानती है। अब तो पूरा राजस्थान कह रहा है कि गहलोत तेरी खैर। सर गुजरात में आपके साथ आ रहे हैं, फिनटेक सेंटर लेकर आ रहे हैं गुजरात में, गूगल के साथ बताएं क्या कंडीशन है कि क्या वैश्विक जो बड़ा है उसको लेकर क्या करना। देखिए, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत के प्रति किस प्रकार का विश्वास विदेशी निवेशकों का बढ़ रहा है। गूगल दुनिया की अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और उसका इस प्रकार का भारत में इन्वेस्टमेंट। इतना ही नहीं, आप याद करिए कि बोइंग अपना यहाँ पर सेटअप बनाने जा रही है जिसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी कार्य होगा। इससे पूर्व भी याद करिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला था, तो अटल जी के ज़माने में यहीं पर खोला था। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद भारत के प्रति विश्व का विश्वास कैसे बढ़ता है। और मैं एक और बात याद दिला दूँ, बहुत कांग्रेस वाले बहुत बोलने लगते हैं ना, 45 साल की सबसे बुरी स्थिति, 50 साल की सबसे बड़ी बुरी स्थिति। उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस 50 साल में 1991 भी तो आता है। पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ है। आप याद करिए, जैसे ही मणिपुर में यह हिंसा की घटनाएं प्रारंभ हुई थी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कर्नाटक का चुनाव बीच में छोड़कर वापस आए थे। मणिपुर में जाकर दिल्ली में बैठ के उन्होंने कई राउंड बैठकें दी थी। सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ दृष्टि पर नज़र भी रखे हुए है और वहाँ की स्थितियों को समाधान करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। और हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि वी आर कीपिंग एन स्ट्रिक्ट विजिल ओवर द सिचुएशन विद फुल सेंसिटिविटी एंड एफर्ट बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। आने वाले चुनाव में कोई प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड महंगाई, 1 बिलियन के नीचे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ गया था। वो 100 बिलियन पहुंचा अटल जी के ज़माने में, 500 बिलियन पहुंचा मोदी जी के ज़माने में। यानी मोदी जी ने उसको किस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो अगर ये कहा जाए, जिस जगह कांग्रेस छोड़ के गई थी, तो अगर ये कहा जाए मोदी जी के लिए कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तो यह गलत नहीं होगा। मेरा अंतिम सवाल राजस्थान का
खबर जोधपुर से, जहां एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी प्रदीप डाकलिया ने बताया कि दिलीप सोनी अध्यक्ष, नीलेश संचेती एवं पारसमल धारीवाल उपाध्यक्ष, संजय छाजेड़ सचिव, रमन सिंघल एवं प्रवीण कंसारा सचिव, गोविंद अग्रवाल कोषाध्यक्ष, भंवरलाल चोपड़ा निवर्तमान अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किए गए। नवनिर्वाचित 15 कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में श्रीकांत शर्मा, गणेश चौधरी, गुमाना राम जांगिड़, मनीष खत्री, राजेश नरूला, दिव्येश परिहार, विनोद परिहार, संदीप चौधरी, मनोज बोथरा, श्रीमती सीखा तातेड़, रतन माहेश्वरी, रक्षित सुराना, राजीव चोपड़ा, धनराज चौहान, अशोक चौहान निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किए गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप सोनी एवं नवनिर्वाचित सचिव संजय छाजेड़ ने एमआईए की कार्यकारिणी के निर्विरोध निर्वाचन पर एसोसिएशन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा एसोसिएशन के सभी पूर्व अध्यक्षों एवं वरिष्ठ सदस्यों के सक्रिय सहयोग एवं मार्गदर्शन में औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक विस्तार हेतु सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। एमआईए के अध्यक्ष भंवरलाल चोपड़ा एवं सचिव नीलेश संचेती ने आशा व्यक्त की कि एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी औद्योगिक विकास एवं उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव तत्पर रहेगी और एसोसिएशन की गरिमा के अनुरूप कार्य करते हुए सदैव एसोसिएशन एवं उद्यमियों के हितार्थ कृत संकल्प रहेगी। एमआई के पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील परिहार ने एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध संपन्न होने पर सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। उन्होंने चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर चुनाव अधिकारी प्रदीप डाकलिया एवं इस कार्य में सहयोगी की भूमिका निभाने वाले के लुंकड़ का भी आभार प्रकट किया। एमआईए के पूर्व अध्यक्ष कैलाश एन कंसारा, कमल मेहता, एस.के. शर्मा, कमल सिंधवी, उमेश लीला, उपेंद्र बंसाली, योगेश माहेश्वरी, ज्ञानीराम मालू ने सभी सदस्यों द्वारा शांतिपूर्वक व निर्विरोध रूप से नई कार्यकारिणी चुने जाने पर हर्ष व्यक्त किया एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए औद्योगिक विकास व औद्योगिक समस्याओं के निवारण हेतु कार्य करने का आह्वान किया। चुनाव अधिकारी प्रदीप डाकलिया ने एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न होने पर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षों, एसोसिएशन के समस्त सदस्यों का आभार प्रकट किया। वडोदरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वर्ष 2023-24 के आज निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी प्रदीप डाकलिया जी के निर्देशानुसार तमाम कार्रवाई पूर्ण होते हुए श्री दिलीप सोनी अध्यक्ष, श्री पारस जी धारीवाल, श्री नीलेश संचेती जी उपाध्यक्ष, श्री संजय छाजेड़ जी सचिव, श्री रमन सिंघल जी और श्री कंसारा जी सचिव एवं कोषाध्यक्ष गोविंद अग्रवाल जी व कार्यकारिणी के 15 सदस्य निर्वाचित हुए।